हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ हैं अमित जी। जैसे कि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख चुके हैं कि अमित जी से मैंने बहुत सारा इंटरव्यू लिया और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे लिया। जैसे कि AEP कब आता है, उसका मतलब AEP जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो कब आता है, उसको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, ये सारी चीज़ों पर मैंने बात किया था। अब पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ आप सबके बीच। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जितना सपोर्ट किए थे, मैं आशा करता हूँ कि उतना सपोर्ट आप लोग पार्ट 4 को करेंगे। और ये जानेंगे, इसमें पार्ट 4 में जानेंगे कि AEP सिलेबस जो होता है कैसा होता है और इसकी तैयारी कैसे करें, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो एवरीवन, फाइनली हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि AEP सिलेबस के बारे में बताएंगे अमित जी। तो फाइनली हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन फिर से आप दीजिए, सभी को पता चले आप क्या हैं। श्योर। तो मेरा नाम अमित कुमार दास है और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं और करेंटली मैं AEP प्रोग्राम 23 जो है AEP 2023 उसमें मैंने टाटा स्टील में ज्वाइन किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT सिलचर से कंप्लीट किया है एंड आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड हियर इन AEP। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एंड जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, इसमें मैंने AEP एंड एज वेल एज अप्रेंटिसशिप के बारे में भी मैंने बताया है और बेसिक थोड़ा सा डिप्लोमा JET जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा सा टच किया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये AEP का स्पेसिफिक जो नोटिफिकेशन इस साल का आया है और काफ़ी ये जो है आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज़रूर देखिए बिकॉज नोटिफिकेशन आ चुका है AEP का। तो उसी के रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे AEP 2024 के बारे में। तो AEP का जैसे मैंने बताया था, AEP जो है एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम है, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, और इसमें BE BTech वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, राइट। ये हम लोग बात कर चुके थे। तो नोटिफिकेशन में बेसिकली क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं एज ए एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम में एज ए इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन किया हूँ टाटा स्टील में, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स डिवीजन में। तो इस बार जो AEP का नोटिफिकेशन आया है वो रॉ मटेरियल डिवीजन के लिए आया है टाटा स्टील का। तो रॉ मटेरियल डिवीजन क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में, रॉ मटेरियल डिवीजन जो है ये बेसिकली उनका माइनिंग एंड मिनरल्स डिवीजन है, जिसमें मतलब कोल माइंस हो गए, उनका आयरन और माइंस हो गया, जो कि उड़ीसा एंड झारखंड में लोकेटेड है, आप जानते हैं जैसे। तो इनके मतलब जो जहाँ जहाँ ऑपरेशन है रॉ मटेरियल का, जहाँ पे इनका माइंस है, उसके पोजीशंस के लिए वैकेंसी आया है। इसमें प्लांट का रिलेटेड कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे मैं अभी साइट पे हूँ, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साइट पे, या फिर प्लांट में जैसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का होता है, उसके रिलेटेड नहीं है। इस बार AEP का नोटिफिकेशन ओनली एंड ओनली रॉ मटेरियल के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसमें क्या है। एक्चुअली पोजीशन का नाम है इंजीनियर ट्रेनिंग एंड इस प्रोग्राम में क्या डिटेल्स है ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने फ़ोन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रखा हुआ है और ये आपको शेयर कर दिया जाएगा थ्रू द लिंक इन द यूट्यूब। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये 1 साल का ड्यूरेशन का है, जिसमें 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो है आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पे एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय टाटा स्टील में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इस बार जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, मिनरल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेट्रॉनिक्स, तो ये सब जो है BE BTech वाले हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा था कि MTech एंड MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका ब्रांच क्या है, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब जो ब्रांचेज हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसके लिए मिनिमम 65% होना चाहिए या 6.5 CGPA होना चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर ST SC एंड PWD 60% होना चाहिए। और ये PWD बता दीजिए, बहुत लोग समझते नहीं होंगे, बहुत लोग जानते नहीं होंगे PWD एक्चुअली है पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो दे कम्स अंडर PWD कैटेगरी, स्पेशली एबल्ड पर्सन। मतलब कि जो दिव्यांग है, जैसे कि जिसका हाथ हैंडीकैप है, हाँ, yes. तो उसके लिए मतलब ये सिलेक्शन है, हाँ, राइट। ओके, थैंक यू। एंड एज वेल एज ST SC के लिए भी। और सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि आप फुल टाइम मतलब BE BTech परस्यू किए होने चाहिए। एंड इस बार का नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक जो है एक और क्लॉज डाला गया है कि 2020 से पहले
2020 से पहले जो भी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब 2020 से के बाद वाले जो ग्रेजुएशन किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जो कि आप डिटेल्स दे दिया जाएगा, आप पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एंड फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इस साल करंट फाइनल ईयर में है। एंड 30 ईयर्स तक इसका एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एंड 32 ईयर्स फॉर ST SC एंड PWD। ये एक क्राइटेरिया हो गया। एंड प्रेफरेंस जैसे कि मैंने बताया था, वेस्ट बंगाल एंड नॉट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि जनरली इसीलिए दिया जाता है ताकि वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स को थोड़ा प्रेफरेंस मिले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होता है प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द रिमोट लोकेशन। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एरिया के रहेंगे तो वो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएटेड रहेंगे टाटा स्टील में। तो दैट्स वाई टाटा स्टील हैज़ गिवन दैट प्रेफरेंस कि उड़ीसा झारखंड में मोस्टली इनका लोकेशन है, तो इसीलिए उनके कैंडिडेट्स को थोड़ा प्रेफर किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता। मेरे बैच में जैसे आप देखेंगे काफ़ी डाइवर्स बैच है, मतलब AEP 23 में काफ़ी डाइवर्स बैच थ्रू आउट द कंट्री। टेक एनी स्टेट, यू विल फाइंड कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट आसाम से भी कैंडिडेट्स हैं, ईस्टर्न रीजन बंगाल से भी कैंडिडेट्स हैं, साउदर्न रीजन में जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गए, यहाँ के भी कैंडिडेट्स हैं, वेस्टर्न रीजन में गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, इनके भी कैंडिडेट्स हैं। इन अ सिमिलर मैनर नॉर्दर्न रीजन में जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं। तो दैट्स हाउ द डाइवर्सिटी कम्स इन टाटा स्टील। टाटा स्टील काफ़ी इंक्लूसिव एंड डाइवर्स मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो ये सब हो गए हैं। नाउ कमिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, जो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 30,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर इंजीनियर ट्रेनिंग के जब पोजीशन पे आप रहेंगे। एंड आफ्टर दैट 7 LPA जब आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर पे, तो आपको 7 LPA का पैकेज दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, दीज आर एंड मेस वगैरह का फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन चार्ज बेसिस, मेस का जो चार्ज है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड इसके बाद जो है आप आते हैं अभी हम लोग द फैसिलिटीज़ अपार्ट फ्रॉम दिस वन। तो इसमें जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का आपको प्रोवाइड किया जाता है, 2.5 लाख पर एनम का आपको हेल्थ इंश्योरेंस है। और अदरवाइज आपको TMH टाटा मेन हॉस्पिटल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये 14 अगस्त को टाटा स्टील के वेबसाइट पे आया है। और ये जो वेबसाइट का लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, ये भी शेयर कर दिया जाएगा आपको यूट्यूब वीडियो में, मतलब हमारे चैनल के यूट्यूब लिंक में आपको शेयर कर दिया जाएगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल लिंक पे आप लोग जाइए। जैसे कि आप देखते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो इन सब चीज़ों को टाटा स्टील काफ़ी ये करती हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल लिंक को फॉलो कीजिए। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों से बचिए, बहुत ऑनलाइन स्पैम एंड दिस काइंड ऑफ लिंक्स आर देयर, तो उस सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो ऑफिशियल लिंक हमारे वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 4 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम जो है इसका, जैसे कि मैंने बताया था, 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट इज ऑनलाइन एग्जाम, सेकेंड इज योर इंटरव्यू एंड थर्ड इज योर मेडिकल। आफ्टर दैट यू विल बी अपॉइंटेड एज एन इंजीनियर ट्रेनी इन एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम ऑफ टाटा स्टील। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि 4 सितंबर तक जो है इसका लास्ट डेट है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि विदिन 1 मंथ दे विल बी कंडक्टिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपके हाथ में अभी 1 महीना का समय है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सिलेबस फोकस्ड हो जाना पड़ेगा। एंड क्या बोलेंगे उसको, एग्ज़ाम रिलेटेड जो है थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस होके तैयारी करना पड़ेगा। तो आते हैं नाउ कमिंग टू द सिलेबस एज वेल एज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जो कि आज का वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया वो सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने AEP 23 का जब मैं बता रहा था उसी समय ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए सारा डिटेल्स देखिए, तभी आपको एक चीज़ समझ में आएगा। मैंने सारे चीज़ों को कवर अप किया है पार्ट बाय पार्ट, तो इट विल बी वेरी गुड बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू वॉच इट फुल्ली। मतलब एक भी चीज़ को स्किप मत कीजिए, जो है वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जानकारी भी होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है अक्टूबर में, अगर सितंबर तक इसका फर्स्ट वीक तक अगर इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, दैट मीन्स अक्टूबर में मान के चलिए इसका एग्जाम होने वाला। तो करीब करीब आपके हाथ में 1 मंथ का समय है, 1 मंथ का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं जैसे बता रहा हूँ क्या सिलेबस है। सिलेबस देखिए,
एक्चुअली टाटा स्टील का नोटिफिकेशन जो है उसमें कोई सिलेबस का कोई इंडिकेटिव भी नहीं बताया गया कि व्हाट कैन बी और व्हाट कुड बी दे विल बी आस्किंग, व्हाट माइट दे विल आस्क, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, ये पूरी पास्ट ईयर के पैटर्न एंड पास्ट ईयर के एपी से बात करने के बाद जो मुझे पता चला है उसके बेसिस पे ही मैं ये सिलेबस बताऊंगा आपको, तो और कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली एपी जो है ये BE BTech लेवल का एग्ज़ाम है, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस एट द लेवल ऑफ BE एंड BTech। तो इसमें आपका जैसे कि गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है इसका जो सिलेबस है इसको आप एक इंडिकेटिव सिलेबस मान सकते हैं, और आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो 1 मार्कर क्वेश्चंस है एंड जो प्रिलिमिनरी का क्वेश्चंस है एंड जो गेट का जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, गेट का जो 2 मार्कर क्वेश्चन है, दैट दोज क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी इन नेचर। तो उस टाइप का जो क्वेश्चंस है जनरली एपी के क्वेश्चंस में नहीं देखा गया है, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी इन नेचर। यहाँ पे एपी में समय कम रहता है, क्वेश्चंस ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लिटिल बिट सिंपलर एंड इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फार्मूला बेस्ड रहेगा, कोई थ्योरी का एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप गेट एंड ESE का सिलेबस को इंडिकेटिव मान सकते हैं। मोस्टली आप मान के चलिए ESE का सिलेबस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इट विल बी मोर देन एनफ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एंड SSC JEE, ऑल्दो SSC JEE जो है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, बट उसका पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपका क्या होगा कि आप एक ब्रेथ को कवर कर लेंगे, होल टॉपिक्स विल बी कवर्ड, बिकॉज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट दैट मच। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बेसिकली आप सारे टॉपिक्स को कवर अप किए हुए हैं, और एक मिनिमम मतलब एक होता है कि लाइक यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दैट टॉपिक, तो इट इज़ मोर देन एनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टॉपिक्स को कवर अप कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ, तो उसमें पावर सिस्टम्स हो गया, मशीन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, कंट्रोल सिस्टम हो गए, ये टॉपिक्स को मेजर ऑफ द कैंडिडेट्स कवर करते हैं। बट जैसे अलाइड टॉपिक्स है जो थोड़ा कम कवर अप किया जाता है कॉलेज में भी, और थोड़ा सा कम पढ़ते हैं कैंडिडेट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर हो गए, तो इन सब टॉपिक को, अलाइड टॉपिक को मतलब हम लोग कवर अप नहीं करते, टचअप नहीं करते हैं, ठीक है, या मेजरमेंट सिस्टम्स हो गए, तो ये सब चीज़ें भी पूछा जाता है। आपको छोटा से छोटा टॉपिक भी कवर अप करना है। सिमिलरली मैकेनिकल में भी आप जैसे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और थर्मोडाइनमिक्स है आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये मेजर टॉपिक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है आपका। लेकिन आप इसके अलावा जो अलाइड टॉपिक्स है, जो आपका मटेरियल साइंस हो गया, तो दोज थिंग्स यू नीड टू ऑल्सो कवर। आपको मैक्सिमम ब्रेथ जाना है, डेप्थ जो है थोड़ा कम भी रहेगा, यू कैन डू द क्वेश्चंस, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया भी उस पर्टिकुलर टॉपिक का, यू कैन ईजिली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो मेरा यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज को के सिलेबस को इंडिकेटिव मानिए, और उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग इज फाइन, स्टडिंग इज फाइन, बट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एट योर होम और वेरेवर यू आर, आप उसको टाइम दे के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए 1 घंटा आप दे के कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सिमुलेशन बेस्ड टेस्ट दीजिए। सिमुलेशन इन द सेंस कि क्लॉक लगाइए, टाइमर लगाइए, 1 घंटा में नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बना पा रहे हैं। 1 घंटा में आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। क्यों? वाई एम सेइंग दिस? बिकॉज इन 2 आवर्स यू हैव टू सॉल्व 90 क्वेश्चन। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 50 क्वेश्चन अगर 1 घंटा में आप सॉल्व कर देते हैं, 45 से 50, तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। आप आराम से कर सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चन 1 घंटा में, तो 2 घंटा में 100 क्वेश्चन का सॉल्व करने का आपके पास कैपेबिलिटी है। तो ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो ये हो गया टेक्निकल का जो सिलेबस है, मैंने बात किया। नाउ कमिंग टू द एप्टीट्यूड, जैसे मैंने बताया था कि 90 क्वेश्चन का पैटर्न, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स, मतलब पास्ट जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या पास्ट एपी ने एक्सपीरियंस किया है, उसके डेटा को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देयर माइट बी अ चेंज इन द सिलेबस और द पैटर्न। सिलेबस तो मोर और लेस सेम रहेगा, द पैटर्न माइट चेंज, इट मे वेरी, ठीक है। तो अब नॉन टेक्निकल में आप बताते हैं क्या रहता है। नॉन टेक्निकल में बेसिकली इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके लिए आप RS अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक ऑनलाइन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये 30 क्वेश्चंस मान के चलिए नॉन टेक्निकल वाला रहेगा। इसमें आप कोशिश कीजिए कि कम से कम गलती हो, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल इन नेचर, जो कि काफ़ी मतलब आपको ईजी रहेगा। तो 10th लेवल का क्वेश्चंस रहता है वो सब।
तो वो एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है मिनिमम मिस्टेक कीजिए। टेक्निकल में आई कैन अंडरस्टैंड, यू हैव द लेवरेज कि ठीक है थोड़ा एक दो गलती हो गया चलेगा, बट यू डू नॉट हैव दैट लेवरेज और उतना आपके पास एरर मार्जिन नहीं होता है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को लेके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड करेक्ट जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, राइट। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस, जैसे मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ अच्छा, तो दैट मीन्स द क्वेश्चन वाज इन दैट लेवल कि मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ अच्छा। तो अगर अदर कैंडिडेट्स उस लेवल के अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दैट कैंडिडेट विल बी एट डिसएडवांटेज। इसीलिए कोशिश कीजिए जैसा क्वेश्चन है उस टाइप से आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अप टू डेट कीजिए एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टिल योर एग्जाम। अभी से जो समय है 1 महीना या जो भी 1.5 महीना का समय मैं बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होगा, तो पूरा डेली एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए अपने सिलेबस को देखते हुए। इंडिकेटिव सिलेबस मैंने बता दिया है क्या है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड इफ़ यू आर हैविंग डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं फर्दर वीडियो लेके आऊँगा। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अमित जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। अमित जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ये डाउट रखते हैं कि हिंदी इंग्लिश भी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये पहले होना चाहिए कि आप लोग जो मतलब फॉर्म मतलब आने वाला है, 1 मिनट रुकिए। अमित जी, जो फॉर्म आएगा क्या उसमें ऑप्शन रहेगा हिंदी इंग्लिश का? फॉर्म में देखिए मोस्टली इंग्लिश में ही है फॉर्म, एंड इवन द नोटिफिकेशन विच केम इन, वो भी नोटिफिकेशन आप देखेंगे इंग्लिश में ही है। तो बेसिकली बीइंग अ ग्रेजुएट, आप ये BTech एग्जाम दे रहे हैं, तो बीइंग ए ग्रेजुएट एक ये मतलब मान के चलिए कि अनरिटन रूल, देयर इज नो एज सच रूल, बट अनरिटन जिसको बोलते हैं कि अन का ही रूल है कि मतलब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन इन द ग्रेजुएशन लेवल जो कि है इंग्लिश में ही रिलीज किया जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाएगा। एंड देखिए, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश में ही पढ़ाई किए होंगे, BTech का जो एग्ज़ाम है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप इंग्लिश में ही मतलब इस एग्ज़ाम को देंगे। तो क्वेश्चंस विल बी इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप उस टाइप से अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिए, जो क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में रहेंगे, तो यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड दोज क्वेश्चंस इन इंग्लिश। मतलब कहने का मतलब अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश को अपने बढ़ाना पड़ेगा स्किल्स को, और पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। और दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं ये भी मायने रखता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये जो है आपका जैसे JP जी बताएं कि अभी जो मतलब समय है, अभी के समय में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, एट द एंड हम लोग देखते हैं नेट से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन द सेंस कि एक बुक को फॉलो कीजिए, एक ही बुक को अगर आप पढ़े हैं बट मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन है, तो यू विल हैव होल्ड ओवर दैट पर्टिकुलर बुक या सब्जेक्ट। आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि ब्रूसली आप जानते हैं, ब्रूसली बोलता है कि मुझे, ब्रूसली का बहुत ही अच्छा एक कथन है इसमें अच्छा, कि मैं उस आदमी से नहीं डरता हूँ जो 1000 लोगों से लड़ा है, मैं उस आदमी से डरता हूँ जो एक चीज में 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है, मतलब उस पर्टिकुलर स्किल को उसने मतलब मास्टरी कर लिया है, क्योंकि उसको उस फील्ड में इमारत हासिल है, मतलब कि बहुत सारी चीजें जानता है, उसका अभ्यास अच्छा है उस फील्ड में। सही बात है। तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं, देखिए इसमें कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि ये बुक पढ़िएगा XYZ मैं नाम ले लूँगा तो वही बुक अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बुक्स अच्छे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, 19-20 होता है, कहीं पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो सब होता है। कोई एक पब्लिकेशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, दूसरा वाले में दूसरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। दीज आर वेरी ह्यूमन, दीज आर वेरी नॉर्मल। ये कोई मतलब इसमें ये करने का नहीं है कि सर ये बुक पढ़ेंगे वो बुक पढ़ेंगे। Stick to the book which you have been following throughout your graduation और throughout your preparation for GATE, PSC जिसके लिए आप प्रिपरेशन किए हैं, तो वो जो बुक्स है, सोर्सेस है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज माय रिक्वेस्ट। और एक और बात, ये क्या मतलब AEP जो फॉर्म है, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर सिविल, मैकेनिकल, हर फील्ड के लिए? ये जैसे मैंने नोटिफिकेशन में आप लोगों को पहले ही बताया, वीडियो में जैसे मैंने बताया कि इस नोटिफिकेशन को आप जब गो थ्रू करेंगे, सारे ब्रांचेज जो एलिजिबल है उसमें दिया गया है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका है, एक बार फिर से आपको रिकैप करा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, मिनरल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स, ये हो गया BTech वाले। एंड ME-MTech वाले जो हैं जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये ME-MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं।
दीज आर ऑल द ब्रांचेस विच कैन अप्लाई फॉर द रॉ मटेरियल डिवीजन ऑफ टाटा स्टील। और इस बार जो AEP है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट ENP जिसको बोलते हैं, जिसमें मैं करंटली कार्यरत हूँ। तो इन सब डिवीज़न के लिए इस बार का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस बार ओनली फॉर द रॉ मटेरियल लोकेशन के लिए आया है। तो इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने अमित जी को देखा। दोस्तों हम लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं। किस टाइप के मेहनत करते हैं आप लोग शायद जानते नहीं होंगे। वीडियो को रिकैप करना पड़ता है, बार बार वीडियो को बनाना पड़ता है, और अमित जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस वीडियो को बनाने में और हमारा साथ देने में। सो अमित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि JP जी बहुत ही जयप्रकाश जी, JP जी का आप लोग नाम जानते होंगे कि नहीं। इनका नाम है जयप्रकाश एंड इनका निकनेम है सानू जी। हाँ। तो JP जी सानू जी जो हैं, इनका आप चैनल को मोर एंड मोर मतलब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। काफ़ी मेहनत करते हैं ये अपने लाइक बैकग्राउंड में जो मेहनत चल रहा है, दैट यू कैन सी फ्रॉम हिज वर्क। काफ़ी मैं तो एज ए मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोज ला रहा हूँ, बट JP जी उसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए लगे हुए हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। अमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे चैनल HSC टिप्स के लिए वक्त निकालते हैं, टाइम देते हैं। इन्हीं का मतलब ये था, सजेशन था कि आप कुछ और भी वीडियोस लाइए, जैसे जॉब रिगार्डिंग, ताकि लोगों को पता चले टाटा स्टील में कैसे जॉब को ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों को इनका सजेशन। तो इनको भी दिल से धन्यवाद। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग किस बैकग्राउंड में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग नीचे जा नहीं सकते। ऑफिस में बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बना नहीं सकते हैं, शांत एरिया चाहिए। तो आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अमित जी भी पूरा पसीना पसीना हो गया है। सो अमित जी थैंक यू सो मच फॉर टाइम देने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू JP जी, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू व्यूअर्स।